देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। नेपाल में संविधान सभा ने देश की 8 साल पुरानी धर्मनिरपेक्ष पहचान बरकरार रखने का फैसला किया है। कानून निर्माता नए संविधान के उस मसौदे पर सहमत हो गए हैं जो आगामी रविवार से लागू हो जाएगा। नए संविधान के मुताबिक देश में 7 प्रांत होंगे। 8 साल की राजनीतिक उथल पुथल के बाद मंजूर किए गए नए संविधान में संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। इन दोनों मुद्दों पर नेपाल में पिछले महीने हुए कई हिंसक प्रदर्शनों में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रांतों के सीमांकन को लेकर नेपाल में विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं और हिंदू संगठन धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर विरोध जताते रहे हैं। नेपाल का ये संविधान एक तरह से उपलब्धि है क्योंकि पहली संविधान सभा के विफल हो जाने के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि संविधान पूरा हो पाएगा। इसके साथ साथ मातम का माहौल भी है क्योंकि नेपाल के तराई मधेश के मैदानी इलाके में आंदोलन जारी है। वहाँ लोग कह रहे हैं कि संविधान में उनकी उम्मीदें और मांगें पूरी नहीं हुई हैं। संविधान के बनने पर नेपाल में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। आधी से अधिक जनसंख्या संविधान के बनने से खुश है और बाकी अपने हितों की कथित अनदेखी से निराश। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल की संविधान सभा द्वारा पारित किया गया नया संविधान क्या वहाँ के सभी निवासियों को संतुष्ट कर पाएगा। इस चर्चा में मेरे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं एनसीपी सांसद प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी, नेपाल की राजनीति के जानकार विजय प्रताप, सुरक्षा विश्लेषक मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता और वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण। आप सभी का स्वागत है। देवी प्रसाद जी, मैं चर्चा आपसे शुरू करना चाहूँगा कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद दूसरी प्रयास में, यानी 8 साल पहले एक नया संविधान बना था और अब एक प्रस्ताव को जो ड्राफ्ट था उसको मंजूरी दी गई है। बावजूद इसके नेपाल में एक आम सहमति या सर्वसम्मति दिखाई नहीं देती। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, इस तरह विरोध प्रदर्शन न होता तो अच्छा था जी, लेकिन सर्वसम्मति तो कहीं नहीं होती है जी। एक बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में जो नहीं हुआ था, जैसे एक संविधान सभा बनी, पहली संविधान सभा, उसने बाकी काम किए जो उनका मुख्य काम था संविधान बनाना, उसको छोड़कर वो नहीं किए जी। उसके बाद दूसरी संविधान सभा आई। अब इन्होंने एक संविधान बनाया है। संविधान कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो है नहीं कि उसे बदला नहीं जा सकता। बाद में लोकतांत्रिक चुनाव होंगे, लोग आएंगे, अगर उनको बदलना है तो उसको बदल सकते हैं। और सर्वसम्मति किसी संविधान पर, किसी निर्णय पर नहीं होती है। महात्मा गांधी की बात कहूँ तो उन्होंने कहा था कि जो सबको खुश रखना चाहता है जी। वो किसी को खुश नहीं रख सकता। और संविधान के उदाहरण में जाना चाहूँ तो भारत की संविधान सभा का बायकॉट कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था, पूरा बायकॉट किया था। सोशलिस्टों ने भी किया। ये विजय प्रताप जी यही हैं यहाँ, वो बताएंगे, जानकार हैं। सोशलिस्टों ने किया था बायकॉट। लेकिन जब संविधान बन गया तो उसी संविधान के अंतर्गत ये लोग चुनाव लड़े। उसके बाद इन्होंने तमाम सुझाव दिए और सब बताया। ये बात मैं अपने नेपाली मित्रों से लगातार कहता रहा हूँ कि भारत के संविधान निर्माण से अगर कुछ सीख लेनी है तो ये लीजिए कि सारे बायकॉट के बावजूद संविधान सभा मिली, संविधान बनाया। वैसे ही आप कीजिए कुछ। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम हुआ है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। अगर मधेसियों की मांगों को थोड़ा शामिल कर लिया गया होता तो शायद अच्छा होता। मामला तो सीमांकन का ही था, 2-3 जिलों का, इसके अलावा कोई मसला नहीं। जनरल अशोक मेहता साहब, आप किस रूप में देखते हैं नेपाल में जो नया संविधान बना है? क्या वाकई ये वहाँ की आम जनता की आकांक्षाओं को, उम्मीदों को पूरा करता है? देखिए, अगर आप आम जनता की बात कर रहे हैं तो उसमें मधेसी शामिल हैं जी। और क्योंकि मधेसी 1/3 लैंड एरिया है उनका, 49% पॉपुलेशन है, वो ग्रेनरी माना जाता है नेपाल का, और जो स्ट्रेटेजिक अंडरबेली है नेपाल की वो मधेश है। तो उसकी जो अहमियत है, तराई की अहमियत को नेपाल भर में उसको शामिल नहीं किया गया। वो पहाड़ी मानते हैं और मधेसी मानते हैं, तराई धोती कहते हैं उनको। तो उनके विरुद्ध काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है। जब पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद ये लोग 84 सीट जीते थे मधेसी। ये हर एक सरकार में शामिल हुए मधेश वाले। लेकिन
जब दूसरा सीए हुआ तो बिखर गए सब। पहले 3 पार्टी होती थी, अब 13 या 12 पार्टीज बन गई हैं। तो जो मधेश की यूनिटी थी, जो यूनाइटेड मधेश डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसको कहते थे, वो बिखर गया। और उसके बिखरने से एक साइड पे थारू हो गए, थारूहाट, और एक साइड पर आपका मधेश। और अगर आप ये पूरे फेडरल और ऑटोनोमस कॉन्सेप्ट को अगर देखें नेपाल के संविधान में, तो ये फेडरल और ऑटोनॉमी दोनों मधेश से निकले हैं। 2008 का जो एग्रीमेंट, 8 पॉइंट एग्रीमेंट कोइराला के साथ हुआ, 2007 का 12 बूंदे एग्रीमेंट जो उपेंद्र यादव ने दस्तखत किया, उससे क्या उभरा? ऑटोनॉमी और फेडरलिज्म। तो इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं? ताज्जुब की बात यह है कि जिन लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, वो लोग संतुष्ट नहीं हैं। और जैसे त्रिपाठी साहब ने कहा कि यदि थोड़ा सा और इसमें जल्दी ना होती, अब ये तो लंबी बात है, क्योंकि ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। विजय प्रताप जी, आप लंबे समय से नेपाल जाते रहे हैं, नेपाल की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, वाकिफ़ हैं। क्या आपको लगता है कि इससे संतुष्ट हुआ जा सकता है, नेपाल का जो नया संविधान बना है? मुझे लगता है एक भारतीय के नाते अभी हमें इस सवाल पे अपना विचार स्थगित करना चाहिए कि ये संविधान कैसा है, क्योंकि ये एक बहुत विशेष परिस्थिति में, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, पहली संविधान सभा बनाने में असफल हो गई थी और अब ये बन रहा है। तो ये ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विरोधियों का कहना है, मुझे खुद नेपाल के जो बहुत हिम्मत से बहुदलीय जनतंत्र के पक्ष में लिखते रहे, जब माओवादी 1 पार्टी स्टेट बनाने की कोशिश में लगे थे, उनके खिलाफ जो बौद्धिक लिखते रहे, उन्होंने खुद कहा फ़ोन करके कि काठमांडू इलीट जो चाहता था वैसा संविधान बनाए। लेकिन हम लोग जो विरोध कर रहे थे इसका, वो तब हमने बंद कर दिया जब हमें लगा कि भारतीय राजदूत अपनी राजनयिक सीमाओं को लांघ रहे हैं, तब हम लोगों की भी हिम्मत नहीं हुई। तो नेपाल में एक ऐसा माहौल बन गया है जिसके बनाने में वहाँ के सब राजनेता शामिल रहे हैं, माओवादियों सहित। प्रचंड को लेकर एक पुस्तक लिखी गई है, प्रयोगशाला, उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक भारतीय एजेंसियां क्या क्या भूमिका रही है ये उसमें लिखा गया है। अब वो सच है या झूठ ये तो एजेंसियां जाने और प्रचंड जाने, लेकिन प्रचंड ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर मैं ये सब चीज़ों में शामिल नहीं रहा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो पहली बार ये संविधान वो लोग अपने से बनाते हुए दिख रहे हैं। अंदर खाने और किन महाशक्तियों से उनका संवाद हो रहा है ये भविष्य बताएगा, उसके बारे में हमको जजमेंट नहीं देना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने मिलकर संविधान बनाया है। जो असंतुष्ट हुए उनको वो साथ रखते तो ये अच्छा होता, ये स्पष्ट है। भारत भूषण जी, आपका क्या आकलन है, आप किस रूप में देखते हैं? अभी आपने हमारे पैनल के 3 लोगों की राय सुनी। देखिए, अगर इसमें आधे से ज़्यादा नेपाल की पॉपुलेशन की सम्मति नहीं है तो ये सर्वसम्मति से बना हुआ संविधान नहीं है जी। ये कहना कि बन गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने राज्यों का बंटवारा इस तरीके से किया है कि वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए 7 राज्य हैं, पहले 6 और फिर 7 किया जी। तो मधेश को बांट दिया गया है। इससे 2 ग्रुप बड़े नाखुश हैं। थारू जो हैं, जो साउथ वेस्टर्न प्लेन्स में रहते हैं, वो नाखुश हैं, और सदर्न और जो साउथ ईस्टर्न प्लेन्स में रहने वाले मधेसी हैं, वो नाखुश हैं। ये आधे से ज़्यादा नेपाल की पॉपुलेशन है, ये लोग नाखुश हैं। और ये कोई कहे कि अब दोबारा से नक्शा बन सकता है, क्योंकि संविधान तो कोई रिजिड डॉक्यूमेंट तो है नहीं जी। नेपालियों ने अपने आप को कानून दिया, उसको बदला भी जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन बदलना मुश्किल होगा। अब आपको इंटरिम सोल्यूशन ढूंढना है, वो इंटरिम सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा ऑटोनोमस जोन्स देके। अगर आप थारूहाट या थारूवान जो प्रोविंस की बात कर रहे हैं, वो कैलाली, कंचनपुर इलाकों को मिला के आप एक ऑटोनोमस जोन बना देते हैं, या इसी तरह से ईस्ट में कोचिला, विराट ऑटोनोमस जोन बना देते हैं जिसमें जनजातियां खुश हो जाएं, तो वो एक तरीका है।
क्योंकि संघीय राज्य में ये ज़रूरी नहीं है कि सब राज्य बराबर हों। भारत में भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, राज्यों के अंदर स्पेशल ऑटोनमस काउंसिल्स हैं। तो ये सोल्यूशन अब आगे हो सकता है, लेकिन ये जो तीन बड़ी पार्टियां हैं इन्होंने सर्वसम्मति से काम नहीं किया है। और ज़्यादातर गुस्सा इस बात से है कि ये उत्तर से दक्षिण वाले राज्य हैं, इनमें ब्राह्मण और क्षेत्रीय पहाड़ी जो दो बड़ी जातियां हैं जिनका दबदबा नेपाल के पॉलिटिक्स में रहा है, वो दबदबा चलता रहेगा। इससे कभी मधेशी कभी थारू खुश नहीं हो सकते। तो हो सकता है आपने उस प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन खाली पोस्टपोन हुई है, वो प्रॉब्लम दोबारा आपके सामने आएगी। यही कारण है कि 22 जो जिले हैं मधेशियों के, उनमें से 20 में डिस्टर्बेंस चल रही है और 7-8 में कर्फ्यू चल रहा है। जी, देवी प्रसाद त्रिपाठी साहब, अभी जो भारत भूषण जी कह रहे हैं उससे आगे मैं इस चर्चा को ले जाना चाहूँगा कि विरोध करने वाले जो हैं संविधान का, वो ये कह रहे हैं कि ये सर्वसम्मत नहीं है, और दूसरे वो ये कह रहे हैं कि गणतंत्र संस्थागत हुआ है। संघीय ढांचे का जो प्रस्ताव अंतरिम संविधान में किया गया था उसे भी कुछ मूर्त रूप दिया गया है, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है उसके साथ ये भी जोड़ दिया गया है कि सनातन धर्म की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसी तरह सबके समावेश की बात कही गई, जो वर्चस्व रखने वाले समूह हैं उन्हें भी समावेशिता की सूची में शामिल कर लिया गया है। परिभाषाएं ऐसे गढ़ी गई हैं कि शब्दों को देखकर लगता है कि सब सही है, लेकिन ध्यान से अगर देखें तो पता चलता है कि विभेदों को संस्थागत करने का प्रयास हुआ है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक तो संविधान सर्वसम्मत नहीं, जो अभी भारत के भूषण कह रहे थे, जी बिल्कुल सही है। मेरा मानना है कि दुनिया में जहाँ जहाँ संविधान इस तरह बने हैं उस तरह सर्वसम्मत नहीं हुए हैं जी, और आम सहमति भी एक प्रक्रिया में बनी है। अभी भारत भूषण ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसके कुछ इंटरिम सॉल्यूशंस जो प्रॉब्लम्स। देखिए, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि मधेश की जनता और उनकी तमाम राजनीतिक संगठन ये समझते हैं कि उनकी मांगों को बिल्कुल खारिज सा कर दिया गया जी। है इस संविधान में। जी। मुख्य समस्या ये, और उसको अब हल कैसे करें? तो अगर जैसा विजय प्रताप ने भी कहा कि अगर उनकी भी मांगों को शामिल किया गया होता तो शायद बहुत अच्छा होता। मेरा मानना कुछ एक अलग है कि नेपाल में ये जो बहस शुरू हुई पिछले 10-12 वर्षों में, जी, उसने नेपाल की समाज में जो एक एकता और सामंजस्य था उसे बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जी, तमाम वर्गों की मांगों को लेके, चाहे जनजाति हो, उस जनजाति के ये समुदाय हो, फला हो, ये सब मिला जुला के क्या हुआ कि एक विघटन की प्रवृत्ति समाज में आई, जिसका फल आप देख रहे हैं। थारू अलग लड़ रहे हैं, मधेशी अलग लड़ रहे हैं। जो भारत ने कहा अभी ना कि 20 जिलों में ये उपद्रव चल रहे हैं, और ख़ास तौर से सीमा के इलाकों में, उत्तर प्रदेश, ख़ास तौर से बिहार की सीमाओं के इलाकों में तो बहुत ही अशांति है जी, और वो उस अशांति का असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, भारत पर भी पड़ रहा है जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि उन सब के बावजूद ये संविधान का बनना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। अभी भी मैं ये कहूँगा ठीक कि इसको आगे बढ़ाएं और मधेश की मांगों पर सहानुभूति से विचार करके उसको शामिल करें। विजय प्रताप जी, आपने कहा कि साहब हमें इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि हम चर्चा करने से रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक तो पड़ोसी देश हैं और उसके अलावा ये कि नेपाल में जो कुछ भी होता है उससे हमारे ऊपर उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम बात करें, जो अशोक मेहता साहब कह रहे थे कि साहब बहुत ही डिस्पैरिटी है इसमें, विषमता है, और ये एक चीज़ सामने आ रही है कि ये भौगोलिक आधार पर ना हो करके, प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर ना हो करके वो भौगोलिक इलाकों के उस पर होगा। तो यानी जो मेजॉरिटी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है उसको रोक दिया जाएगा कि आप इस इलाके से पहाड़ी वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश है। जी। खुले रूप में अगर आप जो भारत भूषण कर रहे थे उसमें भी एक उच्च वर्गीय, तो इतनी सारी की विसंगतियों के साथ में ये मामला आगे कैसे बढ़ पाएगा? देखिए, वो तो जनता के विवेक से तय होगा। जी, अगर नेतृत्व अभी तक नेपाल का, देखिए
जब नेपाल में लोकतंत्र आया तब भारतीय समाजवादियों ने, कम्युनिस्टों ने अपने अपने ढंग से उसमें बराबर की भागीदारी की, जैसा कि भारत के आज़ादी के आंदोलन में की। लेकिन अब जो माओवादियों जन आंदोलन 2 के बाद माओवादियों के समर्थक पत्रकार केवल तभी लिखते थे जब उनको भारत के सत्ता प्रतिष्ठान को कुछ बताना होता था। भारत के राजनेताओं को कोई रुचि नहीं है नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाली राजनेताओं को कोई रुचि नहीं है कि यहाँ के उनके समविचारी आंदोलनों में क्या है, किस चीज़ पे क्या खतरा है लोकतंत्र संवर्धन के हिसाब से, इसके बारे में कोई रुचि नहीं। इस कारण नेपाल में ये परिस्थिति पैदा हुई है। और जिस तरह का गहरा अविश्वास वहाँ के राजनेताओं में एक दूसरे पे है, और जिस तरह का व्यक्ति, आप काठमांडू चले जाइए, आपको सुनने को मिलेगा कि ये फैसला, ये प्रांत, ये ज़िला इसलिए ऐसा बटा है क्योंकि फला नेता का स्वार्थ उसमें है। तो अभी की राजनीति में ऐसा ही संविधान संभव था। उसके बाद अगर जनता बेहतर राजनीति खड़ी करेगी तो वो बेहतर होगा, नहीं तो इसी तरह से अव्यवस्था और अराजकता चलेगी, हिंसा चलेगी। इसका इलाज किसी बहस से नहीं हो सकता, जनता के बीच होगा। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का इसमें बहुत एक मुख्य सिक्योरिटी का लक्ष्य है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे NSA, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी अभी आज पहुंच रहे हैं और पहुंचे हैं वहाँ पर। जब घोड़ा भाग के निकल गया तो उसके बाद आप दरवाजे को बंद कर रहे हैं जी। हमने आज तक जब भी मधेश का कोई प्रॉब्लम हुआ, हमने प्रॉब्लम को भारत ने सॉल्व कराया। पहला प्रॉब्लम क्या था कि मधेसी लोगों को जो अलग अलग पार्टीज में थे उनको मिलाने का काम भारत ने करवाया। मधेसियों को 2008 के चुनाव के लिए हमारे शिव शंकर मुखर्जी एम्बेसडर होते थे, उन्होंने उनको बुलाकर मनाया और वो इलेक्शन पे आए। जो 2008 का कोइराला जी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ वो भारत का उसमें लक्ष्य था। अब हम 8 जून को ये 16 पॉइंट एग्रीमेंट दस्तखत हुआ, ये बिग 4 4 पार्टीज का, नेपाली कांग्रेस, UML, माओइस्ट और गच्छादार की पार्टी, बिग 4 उसको कहते हैं। और जो 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, भारत को उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था। और हमको उस वक्त से, जब ये, क्योंकि मैं काठमांडू में था, जब जिस रात 8 अगस्त को ये जब 6 प्रांत का जो नक्शा निकला, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था मान सिंह जी के पास। और उस वक्त हमने क्या सुना कि गच्छदार साहब जो थारू हाट के जो थारू लीडर हैं वो बाहर निकले और उन्होंने डिसेंट नोट लिखा उस नक्शे के ऊपर, 6 प्रांत के नक्शे के ऊपर, और नेपाली में कहा कि हमरो टाउको यानी हमरो खुट्टा काट दिया। अच्छा, मतलब हमारा सिर भी काट दिया और हमारी टांगे भी काट दी। ये जो बंटवारा हुआ थारूहाट जो, क्योंकि ठीक, जो आपका स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग कमीशन बाबूराम भट्टराय के टाइम पर जो एग्रीमेंट हुआ था, जो नहीं मिला, वो 2 स्टेट बनाने का था, एक थारूहाट और एक मधेश, ईस्ट वेस्ट। अगर अभी आज जो 7 प्रांत का जो नक्शा आप देखें तो सिर्फ एक प्रोविंस जो है ईस्ट वेस्ट है, नंबर 2 प्रोविंस। बाकी सब जैसे भारत कह रहे हैं नॉर्थ साउथ, वो पुराने जो राजा के टाइम पर जो आंचल होते थे, वो आंचल का प्रिंसिपल। मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने क्या किया है कि खासकर वेस्टर्न नेपाल को हिल्स के साथ जोड़ दिया है जी। और ये जोड़ने के साथ काफ़ी संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं ये मधेसी। मैं समझता हूँ कि इंटरिम सॉल्यूशन नहीं, अभी भी
क्योंकि अभी प्रोमलगेट नहीं हुआ है। आपने जब सुरखेत में राइट हुए तो आपने 6 प्रोविंस से 7 प्रोविंस कर यानी दिया। आप चाहते हैं कि प्रोमोलगेट होने से पहले इसको रोक के इसको रेक्टिफाई किया जाए? इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है। मैं वैसे बात मानता हूं त्रिपाठी जी की, अमेंडमेंट हो सकते हैं, फेडरल कमीशन बैठ सकता है, लेकिन एक दफा प्रोमलगेट हो गया बहुत टाइम लगेगा। भारत भूषण साहब, ऐसे में कि अब अशोक मेहता साहब कह रहे हैं कि साहब अभी भी किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ लोगों का कहना है, बड़ी तादाद में लोगों का कहना है, आधी से ज़्यादा आबादी चूँकि इससे संतुष्ट है, तो वो ये कहते हैं कि साहब अभी फ़िलहाल इसमें मत कीजिए। ऐसे में ये रास्ता आगे कहाँ बढ़ेगा? क्योंकि अगर इसी बहस में हम पड़ गए तो फिर तो ये मामला कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। देखिए, पहले आपको पहले नेपाली लीडरशिप को ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, भारत क्या चाहता है। जी। वो क्या चाहते हैं वही जाने, लेकिन भारत तो चाहता है कि नेपाल की संप्रभुता बनी रहे, नेपाल स्टेबल हो, नेपाल एक समृद्ध राष्ट्र हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे नेपाली नागरिक इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर के भागीदार बने। उसमें मधेश भी शामिल है। जी। तो मधेश को अगर आपने स्टेक होल्डर बनाना है तो उनका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और उनको आप अलग मत करिए अपने आप से, उनको विद्रोही मत बनाइए। उनका फ्यूचर काठमांडू के साथ है, उनका फ्यूचर दिल्ली के साथ नहीं है, भारत के साथ नहीं है। अगर ये समझ नेपाली लीडर्स की है तो उनको भले ही प्रोमलगेट कर दें, संडे को होगा, उसके बाद आप बना दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ये सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंग नहीं है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आप ऑटोनोमस जोन्स बना सकते हैं, आप लोगों को ऑटोनॉमी देंगे, स्वायत्तता देंगे, वो खुश हो जाएंगे। उनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत ऐसी भी नहीं है कि उसको बिल्कुल माना ही नहीं जा सकता। और किसी भी डेमोक्रेसी में आप कह ही नहीं सकते कि 50% लोगों की डिमांड को हम नहीं मानेंगे। 82 लोगों ने, 82 एमपीज ने बॉयकॉट किया है ना मधेश के, उनको आप अपने साथ शामिल करिए। जितना मधेश स्ट्रांग होगा उतना काठमांडू स्ट्रांग होगा। ये अगर समझ नेपाली नेता बना लें तो सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन जितना वो मधेश को दूर भेजेंगे उतना ही वहाँ पे विद्रोह फैलेगा। वो नेपाल के लिए भी ठीक नहीं है, भारत के लिए भी तो और भी खराब है। जी, डीपी त्रिपाठी साहब, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। मैं आपसे आपकी अंतिम टिप्पणी जानना चाहूँगा कि जैसा अभी भारत कह रहे हैं, क्या इसको अभी संविधान जो पारित हो गया है उसके मुताबिक काम शुरू हो जाना चाहिए और बाद में उसमें एडजस्टमेंट किए जाने चाहिए, या जैसे अशोक मेहता साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब अभी टाइम है, इससे पहले इसको रेक्टिफाई कर लीजिए? नहीं, अगर ये कर लेते तो उससे अच्छा कुछ नहीं था। जनरल मेहता भी यही कर रहे हैं, विजय प्रताप भी यही कर रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो नहीं करते तो भी ये संविधान आने दीजिए, कम से कम उसके बाद एडजस्ट कर लें। अभी भारत भूषण ने एक बड़ी प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 82 एमपीज ने बायकॉट, 82 एमपीज ने, कई ऐसे एमपीज बड़े महत्वपूर्ण नेता नेपाली कांग्रेस के संविधान सभा से अनुपस्थित हैं जी, और प्रोमोलिगेशन के दिन भी नहीं रहेंगे, जिसमें एक नाम मैं प्रदीप गिरी का ले सकता हूँ, जो न हस्ताक्षर करने में है और न ही प्रोमोलिगेशन में रहेंगे जी। इसकी मुझे सूचना है। सारे लोग उस संविधान के प्रति अपनी असहमति जता रहे हैं। लेकिन तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वो पहले कर लेते, जैसे जनरल मेहता कह रहे हैं जी, अभी भी समय है कि ठीक है प्रोमलगेट करना 1-2 दिन आप टाल सकते हैं, उसको टाल के बैठ के उसको हल कर लीजिए। अभी मेरे को कल नेपाल के बड़े प्रमुख नेता ने फ़ोन करके कहा कि संभवतः विजय गच्छदार शामिल हो जाएंगे, बातचीत चल रही है, ये हो जाएगी। तो जब आप इस प्रक्रिया में हैं, विजय गच्छदार शामिल हो जाएंगे, थारू समस्या का हल हो जाएगा, तो फिर मधेश के और क्षेत्रों की समस्या का भी हल कर लीजिए, जिससे संविधान और सशक्त हो जाएगा। जी, जनरल मेहता, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको ये डर भी है कि कहीं इस संविधान का भी वही हश्र ना हो जो 2007 में पारित किए हुए संविधान का हुआ था? नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें ये भी एक पहलू है इस संविधान का कि 7 दिन के अंदर एक नया प्रधानमंत्री, नया प्रेसिडेंट, नया वाइस प्रेसिडेंट, नया स्पीकर, और जो जल्दी हम देख रहे हैं ये यूएमएल की तरफ, क्योंकि केपी ओली साहब अब प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी ज्ञान है कि कितनी जल्दी है। लेकिन ये 2 दिन हमारे पास हैं और इस 2 दिन में कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है। ये पूरा 100% सेटिस्फैक्शन ही, अगर 7 से 8 नहीं करते, कम से कम डिस्ट्रिक्ट्स
का एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है विजय प्रताप जी, बहुत संक्षेप में कि जो अशोक मेहता साहब कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? हो सकता है कुल 5 ज़िले हैं जिनको लेके झंझट है, और कल एक नेपाल के महत्वपूर्ण नेता ने कहा कि उनको उम्मीद है कि फेडरल कमीशन जो बनेगा बाउंड्रीज़ के लिए, उसको मामला दे दिया जाएगा और आपस में एक भरोसे के आधार पे एक नई सहमति में सबको शामिल कर लिया जाएगा, ऐसी उनकी उम्मीद है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी आशावादिता सही साबित होगी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि नेपाल में नई संविधान सभा ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, अब वो न सिर्फ ये कि ठीक ढंग से लागू होगा, बल्कि उसके बारे में एक आम सहमति भी बनेगी, और जो विद्रोह के स्वर दिखाई दे रहे हैं और जो हिंसा का माहौल नेपाल में फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, वो जल्द शांत होगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।